रूह अफ़ज़ा की शुरुआत सन 1906 में हुई थी, जब हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने दिल्ली के लाल कुआं इलाके में हमदर्द दवाखाना की स्थापना की। इस दौर में दिल्ली की तपती गर्मियों और लू से बेहाल लोगों को राहत देने के इरादे से एक खास यूनानी फॉर्मूले पर आधारित शरबत तैयार किया गया। इसका मकसद केवल स्वाद देना नहीं था, बल्कि शरीर को भीतर से ठंडक पहुंचाना, डिहाइड्रेशन से बचाना और सेहतमंद रखना भी था। कुछ वर्षों बाद इस शरबत का नाम पड़ा रूह अफ़ज़ा, जिसका शाब्दिक अर्थ है आत्मा को ताजगी देने वाला। जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, तब सिर्फ जमीन और सियासत नहीं बटी, विरासतें भी दो हिस्सों में बढ़ गई। हमदर्द का ये मशहूर शरबत भी दो देशों में अलग इकाइयों में तब्दील हो गया। पाकिस्तान में हकीम मोहम्मद सईद ने इसकी नींव रखी और वहाँ भी रूह अफ़ज़ा ने इसी तरह लोकप्रियता हासिल की। भारत में हकीम अब्दुल हमीद ने हमदर्द को एक पब्लिक ट्रस्ट में बदल दिया और आज तक ये संस्था गैर लाभकारी के रूप में काम कर रही है। इस तरह रूह अफ़ज़ा एक ऐसी विरासत बनी जो दोनों देशों में सांस्कृतिक पुल की तरह आज भी मौजूद है। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने एक सदी पुरानी इस तहजीब को आज बहस के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। शरबत जिहाद। हाल ही में सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो अपने उत्पादों का प्रचार करते हुए विदेशी शरबत के नाम पर लोगों को सावधान करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से रूह अफ़ज़ा को निशाना बनाते हैं। उन्होंने इसे शरबत जिहाद करार देकर एक धार्मिक साजिश का रूप देने की कोशिश की। उनके इस बयान का व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये न केवल एक खाद्य उत्पाद पर हमला था, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान पर भी। रामदेव पर यह आरोप भी लगा कि वो पतंजलि के अपने शरबत उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा ले रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने व्यापार के लिए विचारधारा को हथियार बनाया हो, लेकिन इस बार मामला एक ऐसी चीज को लेकर था जो देश की रसोई और यादों का हिस्सा रही है, और इसीलिए आज रूह अफ़ज़ा का नाम सिर्फ स्वाद की वजह से नहीं लिया जा रहा, बल्कि इसलिए कि एक सोच इसे मिटाना चाहती है। और जब कोई एक सोच एक विरासत को मिटाने पर आमादा हो, तब उसकी रक्षा करना सिर्फ स्वाद का नहीं, संस्कृति का प्रश्न बन जाता है।